नमामि नमस्कार नमस्तभ्यम। जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी। मैं आचार्य जितेंद्र कुमार शास्त्री आपका विशेष स्वागत करता हूं आपकी हिंदी क्लास में। मित्रों, अभी हमारी हिंदी वर्णमाला की 2 क्लास हो चुकी हैं, जिनमें जो मुख्य मुख्य भाग थे हिंदी वर्णमाला के वो आपने जान रखे हैं। आज हमारी हिंदी वर्णमाला की तीसरी क्लास है। जिन विद्यार्थियों ने 2 क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी पड़ी हुई है। और अगर आपको ये मेहनत सुचारू रूप से लग रही हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए इस सभी शिक्षकगण बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया करके इस क्लास को शेयर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, अपने फैमिली वालों को शेयर करिए। आज हम देखने वाले हैं वर्णमाला का तीसरा खंड। वर्णमाला की तीसरी क्लास में तीसरा खंड तो उसका अगर हो चुका है, वर्णमाला की तीसरी क्लास आप देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग जानने वाले हैं कि अघोष वर्ण किसे कहा जाता है, सघोष वर्ण किसे कहा जाता है, अल्पवर्ण किसे कहा जाता है और महावर्ण किसे कहा जाता है। सबसे पहले ये जानिएगा कि इनकी उत्पत्ति किस जगह से हुई है। देखिएगा, हिंदी भाषा की वर्णमाला, जैसा आप जान चुके हैं कि इसमें हमारे 5 खंड हैं। मुख्य रूप से 5 खंड इसके पाए जाते हैं। पहले खंड में आपने वर्णों की संख्या के बारे में जाना है। दूसरे खंड में आपने वर्णों के नामकरण के बारे में जाना है। तीसरे खंड में आपने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जाना है। उच्चारण स्थान। आज हम देखने वाले हैं वर्णों के प्रयत्न। तो वर्णों के प्रयत्न में ही आपका आता है अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अंत में देखने वाले हैं आप वर्णों के विशेष नाम, जो आज ही क्लास में हो जाएगा। वर्णों के विशेष नाम कह सकते हैं कि आपकी वर्णमाला आज की इस क्लास में संपन्न हो जाएगी, फिर इसके प्रश्न कराए जाएंगे अच्छी तरीके से। तो मैं जान सकता हूं क्रमबद्ध रूप से आप इन चीजों को सीख रहे होंगे अच्छी तरह से। देखिएगा, शुभारंभ करते हैं वर्णों के प्रयत्न। वर्णों के प्रयत्न कहिए, या फिर इसको यत्न कह सकते हैं, या फिर इसको प्रयास कह सकते हैं, या फिर इसको कोशिश कह सकते हैं। अंग्रेजी वाले विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हो तो इसको ट्राई भी कह सकते हैं। यानी वर्णों को बोलने का जो प्रयत्न है, जो कोशिश है, वो किस तरह से रहनी चाहिए, इसके द्वारा आपका ये टॉपिक है आपका। तो वर्णों के प्रयत्न कहो, चाहे यत्न कहो, चाहे प्रयास कहो, चाहे कुछ भी कहो, कुल मिला के आप ये समझने का प्रयास करेंगे आप यहाँ पर कि हमारे पास वर्णों के प्रयत्न जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, 2 तरह के वर्णों के प्रयत्न हैं। ध्यान रखो, हिंदी वर्णमाला में 2 तरह के प्रश्न 2 तरह के प्रश्न आपके पास आने वाले हैं, और दोनों तरह के प्रश्नों में 4 नाम मित्र उसमें समाहित हैं आपके। देखेंगे सबसे पहले आपका इसमें पहला इसमें आता है गोषत्व के आधार पर। गोषत्व के आधार पर वर्णों के जो हमारे प्रयत्न है वो गोषत्व के आधार पर। दूसरा हमारा इसमें रहने वाला है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार, देखिएगा, गोषत्व के आधार पर और आपका क्या है, प्राणत्व के आधार पर। यहां पर जो घोषत्व नामक शब्द आपका दिया गया, इसमें आपका मुख्य शब्द है घोष। और घोष का मतलब होता है बेटा कंपन। कंपन यानी वाइब्रेशन। और प्राणत्व शब्द आपका प्राण से तैयार हुआ है, तो प्राण का मतलब होता है यहां पर वायु कह सकते हैं, या सांस कह सकते हैं आप इसे। सांस, ध्यान रखिएगा, सांस मत समझ लेना कहीं, सांस कहते हैं, ध्यान रखो, है ना। तो कंपन के आधार पर वर्ण है,
और आपके वायु या सांस के आधार पर वर्ण है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब भी किसी वर्ण की ध्वनि निकलती है तुम्हारी नाभि के माध्यम से बनकर तैयार होती है, जैसे आप जानते हैं मैंने पहले भी आपको बता रखा है सारी चीजें, तो कुछ वर्णों की आवाज जो निकलती है वो कंपन के आधार पर निकलती है, तो कुछ वर्णों की आवाज श्वास के आधार पर निकलती है। कहने का मैं तात्पर्य आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि घोषत्व के आधार पर आपके दो तरह के वर्ण मिलने वाले हैं, जिसमें एक होता है अघोष वर्ण और एक होता है सघोष वर्ण। और प्राणत्व के आधार पर यहाँ पर आपके दो तरह के मिलने वाले हैं, एक होता है आपका अल्पप्राण, दूसरा कौन सा होता है, महाप्राण होता है। कहने का मेरा तात्पर्य आप समझ चुके होंगे, देखो अच्छे तरीके से। यहां पर आपके दो प्रकार के वर्ण आने वाले, जिसमें पहला प्रकार आपका रहने वाला है अघोष वर्ण और दूसरा हमारे समय रहने वाला है सघोष वर्ण। सीधा प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में कि निम्न में से अघोष वर्ण बताइए, निम्न में सघोष वर्ण बताइए। अघोष को यहां पर केवल घोष के नाम से, एक सेकंड जरा, यानी सघोष वर्णों को यहां पर केवल आपका घोष वर्ण के नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन नाम कैसा भी हो इनका, लेकिन आपका प्रश्न बनेगा परीक्षा में दृष्टि से कराया जा रहा सारा चीज है कि निम्न में से अघोष वर्ण बताइए, निम्न में सघोष वर्ण बताइए, या निम्न में से अल्पप्राण वर्ण बताइए, महाप्राण वर्ण बताइए। तो जैसे आपके ये दो प्रकार के होते हैं उसी तरह बेटा आपके ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण, और दूसरा हमारे समय होता है महाप्राण वर्ण। तो सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यह पता चल जाए कि हमारे पास जो वर्णों के प्रश्न है वो दो प्रकार के हैं, एक घोषत्व के आधार पर है और एक आपका प्राणत्व के आधार पर है। घोषत्व के आधार पर आपका दो तरह का होता है, अघोष वर्ण कह सकते हैं और सघोष वर्ण कह सकते हैं, सघोष को यहाँ पे घोष के नाम से भी जान सकते हैं। और प्राणत्व के आधार पर भी आपके दो प्रकार के वर्ण मिलने वाले हैं, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। आप इनको विधिवत जानने वाले हैं। एक नंबर का या दो नंबर का या तीन नंबर का प्रश्न यहां से सीधा आपका बनेगा, क्योंकि चारों में से प्रश्न पूछ सकता है। निम्न में अघोष वर्ण बताइए, सघोष वर्ण बताइए, अल्पप्राण बताइए, महाप्राण बताइए, तो पूछ सकते हैं, आप सीधा रखिएगा, ठीक है ना। आप इसे अच्छी सुन लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं उसके बाद में। देखिएगा प्रेम, हेडिंग इस समय आप डाल सकते हैं जिसका नाम है अघोष वर्ण। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जब भी शब्द के शुरू में अ लग जाता है तो अ का मतलब नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे अ लगा हुआ है और बाद में आपका घोष शब्द लगा हुआ है, तो अ का मतलब हो जाएगा बेटा नहीं, और घोष का मतलब क्या हो जाएगा, कंपन। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में कभी कंपन नहीं होता है उनका नाम क्या है, अघोष वर्ण है। शब्द से ही पहचानिए, हिंदी भाषा का हर शब्द अपनी परिभाषा को लेकर के आता है। अघोष वर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर शब्द से पहचानिए, अ अलग है आपका, घोष अलग है, तो अ का मतलब नहीं है, घोष का मतलब कंपन है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है, जिन ध्वनियों में कंपन नहीं होता है, उसी का नाम क्या है, अघोष वर्ण है। अब आपको ये केवल ये पहचानना है कि अघोष वर्ण में हिंदी वर्णमाला के कौन कौन से वर्ण समाहित हैं, क्योंकि वर्णमाला का अध्याय आपका चल रहा है तो प्रश्न वर्णमाला से ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा। और
क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कृपया मुझे कमेंट करके बताइए। जुड़ चुके हैं सभी विद्यार्थी, बहुत अच्छा लग रहा है। बस संध्या की चाय मिल चुकी है तो बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी देर 1 मिनट के लिए चाय का समय दीजिएगा हमें। चलिएगा प्रिय मित्रों, आरंभ करते हैं क्लास आपकी। चालू है। देखिए, जब मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि अघोष वर्ण का मतलब है जिसके जिन वर्णों में कभी कंपन नहीं होता, तो केवल आपको इतना पहचानना है इस जगह पर कि हमारे पास पूरी हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्ण है कौन कौन से। देखेंगे जरा। अब 5 वर्ग आपने पढ़े हुए, ध्यान रखिएगा। वर्णमाला का सीधा जो संबंध है वो संधि के द्वारा होने वाला है, और संधि का संबंध आपकी वर्णमाला के क च ट त प उन 5 वर्गों से होने वाला है। तो 5 वर्गों में वो वर्ण हमारे समाहित है, इसका नाम अघोष वर्ण है। यानी मैं नोट कर देता हूं आपकी जगह, प्रत्येक वर्ग का प्रथमाक्षर एवं द्वितीयाक्षर, ये मैंने बात आपको समझाई थी। प्रत्येक वर्ग का प्रथमाक्षर कौन सा है, द्वितीय अक्षर कौन सा है। ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो हमारा क च ट त प वर्ग है हमारे 5, ध्यान रखिएगा, उनका पहला अक्षर सभी का और दूसरा अक्षर क्या कहलाता है, आपका अघोष वर्ण कहलाता है। साथ में बेटा ध्यान रखिएगा आपके इसमें 3 श और आ जाते हैं, स स स। संस्कृत भाषा में तो महर्षि पाणिनि ने इसका एक श्लोक बनाया है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ग का प्रथमाक्षर द्वितीयाक्षर और आपका स स स, ये क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथमाक्षर में क्या आपका आता है, क च ट त और प। द्वितीय अक्षर में क्या आपका आता है, ख छ ठ थ और फ। श स और स। आप देख सकते हैं आपके सामने जो वर्ण है वो कितने बेटा, आपके 13 वर्ण है, ध्यान रखिएगा 13 वर्ण। अब 13 वर्ण जो हमारे पास हैं, यही 13 वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। वैसे इनके और भी कई नाम है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इस जगह पर केवल इनका नाम क्या है, अघोष वर्ण है। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न यदि आएगा कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से कि अघोष वर्ण के रूप में प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और 3 स, ये कितने हो जाते हैं हमारे पास, 13 वर्ण हो जाते हैं। तो इसी का नाम क्या है, अघोष वर्ण है। आप इसे नोट कर लीजिए और याद करने में कोई आपको समस्या नहीं आएगी। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा आपका अघोष में आ जाता है। ध्यान रखिए, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष में पहुंच जाता है। बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी, ध्यान रखिए याद करने की। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं चाय का मजा लेता हूं। जुड़ चुके हमारे सभी विद्यार्थी, सभी को राधे राधे, नमस्तभ्यम महाब्रह्म ऋषियो। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी जुड़कर। आप भी आराम से चाय पीते रहिए और मस्त क्लास को देखते रहिए, आराम से अपने नोट्स बनाते रहिए, ताकि विधिवत आप हिंदी इस तरह से सीख जाएं कि दोबारा पढ़ने की कभी आवश्यकता ना पड़े। और सीधा सीधा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान रखिएगा। अघोष वर्ण सीधा प्रश्न आने वाला है, सघोष सीधा आने वाला है, अल्प्राण से आने वाला है, और बेटा आपका महाप्राण से भी आने वाला है। तो अघोष वर्ण को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और इनके अतिरिक्त कोई वर्ण अघोष में नहीं आता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और 3 स किस में रहने वाले हैं, अघोष वर्णों में रहने वाले। चलता हूं मैं अगले पृष्ठ पर। सघोष वर्ण, या केवल कह सकते हैं इसको घोष वर्ण, ध्यान रखिए। सघोष वर्ण कह सकते हैं, घोष वर्ण इसको कह सकते हैं। देखिएगा,
और सगोश कहो या घोष कहो, क्योंकि अ का मतलब नहीं था, अब इसमें तो अ है नहीं आपका, स है, स का मतलब साथ में या होता है, घोष का मतलब कंपन। ये कह सकते हैं कि जिन वर्णों में कंपन होता है, जिन वर्णमाला की ध्वनियों में कंपन होता है, जिनको बोलने पर, उच्चारण करने पर वाइब्रेट होती है हमारी स्वर तंत्रियां, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका, जो मैंने आपको कल समझाई थी पिछली क्लास में, आप देख सकते हैं, जिन विद्यार्थी ने नहीं देखी क्लास हो ध्यान रखिएगा। तो जिनमें कंपन होता है, जिनमें उच्चारण करते समय वाइब्रेशन होता है, उसी का नाम क्या है बेटा आपका, सघोष वर्ण। यानी जिन वर्णों में कंपन होता है, जिन वर्णों में कंपन होता है उसी का नाम क्या है, सघोष वर्ण है या घोष वर्ण है। अब देखने वाले हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आने वाले हैं। सबसे पहले ट्रिक को याद रखिए कि हमारे पास 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में पहला दूसरा अघोष में पहुंच जाता है, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष में आ जाता है। ध्यान रखिए, प्रत्येक वर्ग का तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर एवं पंचमाक्षर, ध्यान दीजिए बेटा अच्छी तरीके से ना, प्रत्येक वर्ग का तृतीयाक्षर है, चतुर्थाक्षर है और पंचमाक्षर है। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर किस में रहने वाला है, सघोष में रहने वाला है। इसके साथ, इसके साथ में एक तो आपका ह आ जाएगा उसमें संघर्षी वर्णों में से, और साथ में आपके पास आ जाएगा य, व, र और ल। इतने वर्ण ध्यान रखिएगा हमारे पास। प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर और ह, और कौन सा बेटा, य, व, र, ल। देखो ध्यान से, अब प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है बताइए, ग, ज, ड, द और व। ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर आपका हो जाता है। चौथा अक्षर घ, झ, ढ, ध और भ। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर ण, य, ण, न और म। साथ में क्या आपका ह, और कौन सा आपका य, व, र और ल। अब इनकी संख्या जो हो जाती है हमारे सामने, यानी 15 और 5 20, यानी 20 वर्ण जो हमारे पास होते हैं बेटा, वो किसके होते हैं, सघोष के होते हैं। पूरी वर्णमाला में ध्यान रखिएगा, वर्णमाला में 13 वर्ण हमारे पास अघोष में आ जाते हैं, और ये 20 वर्ण किस में आ जाते हैं हमारे पास, सघोष में या घोष में आ जाते हैं। तो ट्रिक सीधे इसकी याद करने की, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं हो किसी तरह का। 5 वर्ग आपको पता है, क, च, ट, त, प। पांचों वर्गों में पहला अक्षर और आपका दूसरा अक्षर अघोष में रहने वाला है, और तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष में रहने वाला है, और साथ में 3 स भी अघोष में रहने वाले हैं, और 3 स के बाद आपका ह आता है, और य व रल आता है, वो आपका सघोष में चला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छी तरीके से और नोट्स बनाइए। चलिए, जुड़ चुके हैं सभी विद्यार्थी। शेयर करते रहिए बेटा क्लास को सभी। जी, राधे राधे, नमस्कार सभी को, बहुत धन्यवाद। क्लास शेयर करते रहिए, अभी अपने सभी मित्रों को, अपने घर वालों को, सभी को जिनको आप जानते हैं सभी को शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी फायदा हो सके इस क्लास का, और आप हिंदी को एक अपनी मातृभाषा के रूप में समाहित करते हुए अच्छी तरह से जानकारी इसकी प्राप्त कर सकें। यही हमारा एक प्रयास है छोटा सा। चलिएगा, तो वर्णों के प्रश्न में जो हमारा घोषत्व के आधार पर प्रश्न था, जैसे आपने देखा पिछले पेज में, अघोष वर्णों में है और सघोष वर्णों में आपका 30 अघोष वर्णों में स आ जाते हैं, और सघोष वर्णों में ह और य व रल आ जाता है। इसके बाद में अगले पॉइंट पर चलूंगा, इसी में प्राणत्व के आधार पर वर्ण का
वही बेटा मैं। अब यहां में कि पास वर्ण, इसका एक अच्छा चार्ट बना लीजिए है अल्प प्राण वर्ण। दूसरा हमारे समय होता है, इसका नाम है महाप्राण वर्ण। अब जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं अच्छी तरीके से कि हमारे पास हिंदी भाषा के जितने भी शब्द हैं वो अपनी परिभाषा को स्वयं लेकर के आते हैं। जैसे प्राणत्व का मतलब क्या होता है? सांस। अब जैसे प्राणत्व, वायु मां लग गया, तो अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु या सांस। सांस के लीजिए या वायु के लीजिए। इधर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहां पर आपका महाशब्द दिया गया जिसका मतलब होता है अधिक, और प्राण का मतलब क्या होता है आपका यहां पर? वायु या सांस। अब केवल हमें बेटा इतना इसमें देखना है कि हमारे पास ऐसे कौन से हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं जिनको बोलने पर कम सांस निकल, या जिनको बोलने पर अधिक सांस निकलती है। सीधा प्रश्न में आपका आएगा कि निम्न में से अल्प से महाप्राण वर्ण बताइए। तो देखो ध्यान से, इसकी प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखो, प्रत्येक साथ में प्रत्येक, अब इसमें से बचा कौन सा? आपका दूसरा बचा और आपका चौथा बचा, ध्यान रखिएगा ना। साथ में आपका बचा श, स, स और ह। सीधी ट्रिक है बेटा, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर य व र ल अल्पप्राण में रहने वाला है। वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर आपका और स स स ह महाप्राण में रहने वाला है। सभी प्रमाणित है महर्षि पाणिनि के माध्यम से। देखिए, प्रत्येक अक्षर क, च, ट, त और प। प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर ग, ज, ड, द और व। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर ण, य, ण, न और म। साथ में बेटा क्या आपका? य व र ल, य व र और ल। ये हमारे पास जो वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय 15 और 4 19, यानी 19 वर्ण हमारे पास किसके होते हैं? अल्पप्राण के होते हैं। याद करना सीधा इनको आसान है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। और इसकी एक ट्रिक और बताऊंगा आपको अच्छी तरीके से, पहले इसको विधिवत नोट करते जाइए आप लोग अच्छी तरीके से। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर देखिए, ख, छ, ठ, थ और फ। अब प्रत्येक वर्ग का आपका चौथा अक्षर देखिए ध्यान से, घ, झ, ढ, ध और भ। और साथ में श, स, स और। ये जो हमारे पास वर्ण हो जाते हैं जिनकी संख्या कितनी हो जाती है? 14। 14 वर्ण। सबसे पहले तो जो मुख्य डेटा है जो आपको किताबों में हो सकता है मिल जाए या ना मिल जाए, या हो सकता है बहुत विस्तार चित्र मिले। सीधा प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है कि अल्पप्राण बताइए, महाप्राण बताइए। तो अल्पप्राण बेटा आपके सामने लिखे हुए हैं, महाप्राण लिखे हुए, इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छी तरीके से और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, पूरी क्लास को।
तो प्राणत्व के आधार पर कह सकते हैं, गोषत्व के आधार पर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वर्णों के प्रश्न जहां से कम 4 तरह का प्रश्न बनता है वो आपने अच्छी तरह से जान लिया है। आपने जाना है कि अघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है, अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। अब इन चारों को आपने विस्तृत रूप में देखा है। अब इनकी ट्रिक समझिए जो केवल एक कोने में आ सकती है, ध्यान रखिएगा। अपनी कॉपी के किसी कोने में नोट कर लीजिएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। जैसे मैंने नाम बताया आपको बेटा अघोष वर्ण, अब ये तो जान चुके हैं कि अघोष किसके अंतर्गत आता है, अघोष वर्ण। दूसरा मैंने आपको नाम बताया सघोष वर्ण। तीसरा मैंने नाम आपको बताया अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण। और चौथा मैंने आपको बताया महाप्राण वर्ण। देखो ध्यान, ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं केवल आपको इतना बताना चाह रहा हूं इस जगह पर कि आपको इसको याद कैसे रखना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है आखिरकार याद करने वाली, क्योंकि आजकल विद्यार्थी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करता है, याद रखिएगा। तो शॉर्ट ट्रिक बेटा इसकी ये है कि 1 और 2 यानी 12, साथ में स, स और श। तो जो आपने पूरी कॉपी में लिखा है वो समझ लीजिएगा एक छोटे से कोने में आपका आ गया। अब 1 और 2 का मतलब क्या है, ध्यान रखो, मैंने आपको बताई दिया पहले। 1 का मतलब पहला अक्षर प्रत्येक वर्ग का, ध्यान रखिएगा, और 2 का मतलब दूसरा अक्षर, जो आप पिछले पेज में देख चुके हैं, अच्छी तरह से यहां पर नोट कर सकते हैं ना। साथ में तीसरा, 3, 4 और 5, और साथ में आपका ह और य, व, र और ल। अब अल्पप्राण जब दे देगा 1, 3 और 5, साथ में य, व, र और ल, और 2 और 4 साथ में श, स, स और। जो चीज आपने अपनी कॉपी में विस्तृत रूप में तैयार की है उसको आप शॉर्ट ट्रिक रूप में यहां पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से। बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अघोष वर्ण कौन से होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है, 3 सहस में आते हैं। सघोष वर्ण में 345 यानी तीसरा चौथा पांचवा रहता है, और ह हमारे इसमें आता है और य और अल में आता है। अल्प प्राण में 135 है, य और अल में रहता है। महाप्राण में आपका दूसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, में रहता है। इन चीजों को याद कर लीजिए अपने माइंड में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जब भी पेज पलटे वर्णमाला का तो ये आपको हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे अच्छी तरीके से। तो ये आपका क्लियर हो चुका है बेटा, ये खंड वर्णमाला का ये वाला खंड था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था परीक्षा की दृष्टि से। हर खंड महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं वो आपका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्णमाला का या किसी अन्य अध्याय का हर खंड महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिस स्थान से प्रश्न ज्यादा बन जाते हैं वही स्थान आपका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिएगा, मैं चलता हूं आपके अगले बिंदु की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे अच्छी तरीके से, और अपने मित्रों को शेयर कर दिएगा क्लास वगैरह अगर आपको अच्छी लग रही हो। चलते हैं वर्णमाला के अंतिम बिंदु बिंदु की तरफ, जहां से एक एक अक्षर के रूप में कई प्रश्न बन के तैयार होते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वर्णों के विशेष नाम, यानी पूछ लेता सीधा परीक्षा में कि निम्न में से संघर्षी वर्ण कौन सा है, अगर आपको याद आ रहा हो। निम्न में से इस पर संघर्षी वर्ण बताइए, काकल्य वर्ण बताइए, द्वित्व वर्ण बताइए, इसके अलावा अमानक वर्ण बताइए। इसके अलावा कई तरह के नाम हमारे इसमें आते हैं, तो उन चीजों को आप जानने वाले हैं कि वो एक एक अक्षर के कितने कितने विशेष नाम हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने जीवन काल में कुछ विशेष कार्य कर जाते हैं जिनके द्वारा उनका एक अलग से नाम बन जाता है। यानी है तो वो अपने परिवार का हिस्सा, एक है तो वो मनुष्य जाति का, लेकिन विशेष कार्यों की वजह से उसका एक अलग पहचान बन जाती है, उसकी एक अलग महत्व बन जाती है। वही बात बेटा इसमें जानने वाले अगले खंड वर्णमाला की में, जिसका नाम है वर्णों के विशेष नाम। वर्णों के विशेष नाम। देखिएगा सभी मित्रों,
अब वर्णों के विशेष नाम में सभी अक्षरों का नाम विशेष नहीं है, ध्यान रखिएगा भाई, सबका विशेष हो जाएगा तो सब में सब अपने आप में हो जाएंगे, तो कोई विशेषता वाली बात भी नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। कुछ ही वर्ण ऐसे जिनका नाम विशेष बन जाता है, जैसे कई नाम ऐसे परीक्षा में सीधे सीधे आ जाते हैं आपके। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि हिंदी वर्णमाला में संघर्षी वर्ण बताइए कौन कौन से हैं। संघर्षी वर्ण बताओ बेटा कौन कौन से हिंदी वर्णमाला, संघर्षी वर्ण कौन कौन से हैं। तो संघर्षी वर्ण का सीधा मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में संघर्ष होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां संघर्ष करती हैं, घर्षण करती हैं और गर्म वायु के रूप में उसकी आवाज बाहर निकालती है जिह्वा के माध्यम से। तो ऐसे बेटा केवल हमारे पास 4 वर्ण हैं, उन 4 वर्णों की जानकारी आप ले चुके हैं पहले, लेकिन यहां उनका नाम विशेष बन गया है। तो कौन सा वर्ण है आपका? स, श और ह। इन सब का नाम आप जान चुके हैं, इनका स्थान भी जान चुके हैं। स का स्थान तालु है, श का स्थान मूर्धा है, स का स्थान दंत है और ह का स्थान कंठ है। तो इन चारों के माध्यम से क्या होता है? स्वर तंत्रियों में घर्षण होता है, संघर्ष होता है और जिह्वा के माध्यम से गर्म वायु रूप में आवाज उसकी बाहर निकलती है। सीधा याद रखिए बस कि संघर्षी वर्ण कितने हमारे पास? 4 हैं, स और ह। हर परीक्षा में काम आने वाला प्रश्न है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके देखो, दूसरा इसका सहपाठी, इसका नाम है स्पर्श संघर्षी वर्ण। स्पर्श संघर्षी वर्ण यानी जिनमें स्पर्श भी हो और संघर्ष भी हो, ध्यान रखिएगा। स्पर्श भी होना चाहिए और संघर्ष भी होना चाहिए। तो ऐसे वर्ण यानी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श जो व्यंजन हमारे होते हैं तो ऊपर लिखा हो वो स्पर्श व्यंजनों में तो नहीं आता, ध्यान रखिएगा। तो हमारे जो क से लेकर म तक के पक्षण है उन्हीं के अंदर एक वर्ग हमारा ऐसा है जिसके अंतर्गत आपका संघर्ष होता है और वो स्पर्श भी होता है। इसमें बेटा नाम आता है किसका? च वर्ग का नाम आता है, च वर्ग। ये फिक्स नोट्स है, कि किताब में मिले न मिले अलग बात है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आपका इसका अवश्य मिलेगा। पिछली परीक्षाओं को आप देख सकते हैं, यूपीएस की इस पर संघर्षी वर्ण हमारे पास चवर्ग के रूप में आते हैं और चवर्ग में भी 5 अक्षर हैं आपके, ध्यान रखिएगा, च छ ज ज य। लेकिन आपको विशेष ध्यान देना बेटा, यहां पर कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा सभी लोग। देखिए चवर्ग तो है लेकिन चवर्ग में शुरू वाले केवल च, छ, ज और झ, इस शुरू वाले हमारे 4 अक्षर ही क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। इसका जो अंतिम अक्षर है य, वो इस पर संघर्षी में नहीं आता, जा रखिएगा। जो य है हमारा य, स्पर्श संघर्षी नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्पर्श संघर्षी नहीं है। ये बात तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेता है परीक्षा में कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी, बगल में आपका च दे दिया, एक में छ दे दिया, एक में ज दे दिया, एक में य दे दिया, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। तो आप च वर्ग में शुरू के 4 अक्षर ही हमारे पास क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। अंतिम जो अक्षर हमारा य, वो स्पर्श संघर्षी नहीं होता है। ओके, डू अंडरस्टैंड माई फीलिंग एंड लैंग्वेज नाउ? चलिएगा, संघर्षी वर्ण हो गया आपका, स्पर्श संघर्षी वर्ण हो गया। देखिएगा तीसरा पॉइंट हमारे समय आता है जिसका नाम होता है लुंठित वर्ण। लुंठित, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन ध्यान रखिएगा, लुंठित को ही क्षमा करें मित्रों, लुंठित को ही आप कि हमें ये शब्द से रूप में देखा जाए तो, लेकिन इसको प्रकंपित कहा जाता है। प्रकंपित,
ध्यान दीजिएगा, लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, और लुढ़कने को क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में, थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रकंपित बोलते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको बताना चाह रहा हूं मैं, सकता है कि निम्न में से लुंठित वर्ण बताइए कौन सा है, या प्रकंपित वर्ण बताइए। तो इसमें केवल हमारा एक वर्ण समाहित है, केवल सिंगल वर्ण, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने भी बताया था, एक वर्ण केवल, जिसका नाम क्या है बेटा आपका, र। अब र को ही प्रकंपित क्यों बोला गया है, र को ही लुंठित क्यों बोला गया है, ध्यान रखिएगा। दोनों का तो एक ही मतलब है, लेकिन र को ही क्यों बोला गया है, क्योंकि र हमारा एक ऐसा वर्ण है हिंदी वर्णमाला का, जिसको बोलते समय जीव उलट पलट हो जाती है, जीव लुढ़क जाती है, जीव प्रकंपित हो जाती है। उसी का नाम क्या रख दिया गया यहाँ पर, लुंठित रख दिया गया है, प्रकंपित रख दिया गया है। कह सकते हैं कि ऋषि मुनियों के द्वारा या भाषा विज्ञानों के द्वारा कुछ चीजें ऐसी बनाई गई हैं तो ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन परीक्षा में आ जाती है तो इसलिए काम की हो जाती है, वो है ना। आप इस बात को विशेष ध्यान रखिए। तो लुंठित वर्ण को याद रखिए, कौन या प्रकंपित कह सकते हैं आप, इसे ध्यान रखिएगा। इसका चौथा भाई देखो, नंबर चौथा ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है पार्श्विक वर्ण। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ध्यान रखो, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखो। अब किताबों में किसी में मिल जाए किसी में नहीं मिल जाए, मैं कह नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन परीक्षा में अवश्य देखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न यहां से। अब पार्श्विक में जो शब्द हमारा पार्श्व, तो पार्श्व का मतलब होता है बगल, यानी साइड। अब महर्षि पाणिनि क्या बताना चाह रहे हैं यहां पर, बताना चाहते हैं सीधा सीधा, जो हिंदी भाषा वो ये बताना चाहते, ऐसा वर्ण बताइए जिसे बोलने पर जीव के बगल से हवा निकल जाए, जीव के बगल से आवाज निकल, वर्ण है। और है सारी फालतू बातें ये वाली देखा जाए तो, लेकिन बेटा परीक्षा में आएंगी तो कोई फालतू नहीं है। क्लास को शेयर करते रहिए, अच्छी क्लास लग रही हो तो आपको। तो पार्श्विक वर्ण में, या पार्श्व कहिए, यानी ऐसा वर्ण जो जीव के बगल से निकल जाए, केवल एक सिंगल अक्षर हमारा, जिसका नाम क्या है बेटा आपका, ल। ल, ल को जब बोल के देखेंगे ना, ल ल, तो जीव के बगल से हवा निकल गई और पता भी नहीं चला। इस यार बेटा चलिएगा, इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, इसकी थोड़ा सा ले लीजिए। अगले पॉइंट पर मैं चलता हूं, अगला पॉइंट हमारा आने वाला है, इसमें देखिएगा। अगला पॉइंट बेटा हमारे इसमें आने वाला है, जिसका नाम है द्वित्व वर्ण। द्वित्व, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेगा परीक्षा में सीधा कि निम्न में से किस शब्द में द्वित्व वर्ण का प्रयोग किया गया है, या किस विकल्प में द्वित्व है। तो द्वित्व का मतलब सीधा समझ लीजिए, पहले एक ही व्यंजन दो बार आता है, ध्यान रखिएगा, एक ही व्यंजन जब दो बार आए, पहला स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो, दैट इज कॉल्ड द्वित्व वर्ण। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। मैं होता है इसमें, क में क मिल जाता है इस तरीके से, क में क मिल जाता है, प में प मिल जाता है, ल में ल मिल जाता है, न में न मिल जाता है। कोई भी व्यंजन ध्यान रखिएगा एक साथ आए दो बार लगातार, और पहला जो है बिना स्वर के आए, दूसरा स्वर के साथ में आए। भाई आधे का मतलब क्या होता है, बिना स्वर का वर्ण ध्यान रखिएगा, कोई भी आ सकता है अपने आप में। देखो जरा ध्यान से। अब इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे आपका एग्जाम्पल आता है उत्तम, तो उत्तम शब्द में द्वित्व वर्ण का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए। त में त लगा हुआ देख ध्यान से, इसलिए द्वित्व है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कटप्पा लिख दिया जाए, कटप्पा, बावली क्यों मारा इसने, आपको पता ही होगा सारी। ऐसे ही बेटा आपका यहाँ पर दिल्ली लिख दिया जाए, इसी तरीके से आपका यहाँ पर गन्ना लिख दिया जाए, आप ध्यान दीजिएगा जरा। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। आपको केवल ये पहचानना है कि निम्न में से द्वित्व वर्ण कौन सा हमारा। तो द्वित्व वर्ण का मतलब है कि एक जैसे हमारे व्यंजन एक साथ आए, पहला बिना स्वर के, दूसरा स्वर के साथ में। यहाँ पा में पा लगा हुआ है, यहाँ ल में ल लगा हुआ है, तो यहाँ पे न में न लगा हुआ।
आप इसे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, नाम से याद रखिए, केवल परिभाषा को मत याद रखिए, नाम से इसकी कंडीशन से याद रखिए बस, ठीक है। ले लीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं देख पा रहा हूं अच्छी तरीके से आप सभी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। सभी को राधे राधे, नमस्कार। तो ये हो गया आपका दित्वमण। अब मान लो प्रश्न आता है, देखो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ अक्षर इसमें ऐसे भी होते हैं जो किसी के ऊपर चला जाता है तब भी आधा माना जाता है। कुछ अक्षर में अक्षर मिल जाते हैं, मान लीजिएगा। जैसे आपका शब्द है, देखो ध्यान से, जैसे आपका शब्द है वर, जैसे आपका शब्द है गद्दा। और देखो यहां भी द्वित्व वर्ण है, ध्यान रखिएगा, यहां पे आधा र और पूरा र दोनों मिलकर क्या बन गए, र, वर। इसी तरह से देखो इसमें ध्यान रखिएगा, आधा द और पूरा द दोनों मिलकर क्या बन गया, द बन गया आपका यार। कहने का तात्पर्य क्या है कि संयुक्त व्यंजन भी इसमें सहायता करते हैं। और आप कंडीशन समझ गए तो आराम को छांट सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलता हूं मैं इसके अगले बिंदु की तरफ, जिसका नाम है अमानक। जरा मित्रों, आरंभ करते हैं अगले पॉइंट में, देखिएगा। समझे आप कि एक समान, तो पहले आपको बता रखिए, हिंदी भाषा आज की, हेलो, हेलो, हेलो। आज की दो- हेलो, हेलो। मुझे बताइए कि आवाज आ रही है?
हेलो, समस्या हो जाती है, हमारे टेक्निकल महोदय लगे हुए हैं लगातार। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कृपया मुझे बताएं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूं आपके लिए अमानक वर्ण की, ध्यान रखिएगा। टॉपिक का ऐसे पॉइंट का नाम डला हुआ, इसका नाम अमानक वर्ण है। अब अमानक वर्ण में अ अक्षर है हमारा, न अ अक्षर है और मानक अक्षर है, दो अक्षर हमारे, ध्यान रखिएगा। इसमें दो शब्द हैं, अ और मानक। अ का मतलब नहीं होता है, मानक का मतलब मान्य होता है। अर्थात जिन वर्णों को मान्य न माना गया हो, जिन वर्णों की फैशन बदल गई हो, ध्यान रखिएगा, सीधी बात बता रहा हूं आपको मैं, या जो वर्ण आज की दुनिया में प्रयोग नहीं किए जा रहे हों, आज की लिपि में। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी आज भी है, पहले भी थी। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ अक्षरों की बनावट ऐसी है जो बदल गई है। जैसे आपका रहन सहन बदल गया है, आपका खान पान बदल गया, आपका पढ़ने का तरीका बदल गया है, आपका आने जाने का तरीका बदल गया है। उसी तरीके से हिंदी भाषा में कुछ वर्णों की तरीका, कुछ वर्णों का तरीका बदल गया है, या कह सकते हैं कुछ वर्णों की बनावट बदल गई है। वो अपने नए ट्रेंड में आ चुके, नई फैशन में आ चुके, ध्यान रखिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए जान सकते हैं कि पहले जो बड़े बूढ़े पाजामा पहनते थे, वो लड़कियां आजकल प्लाजो पहन रही हैं उसी को। कुल मिला के आप जान सकते हैं सारी चीजें। जैसे पहनावा हमारा बदल गया है, उस तरीके से वर्णों की बनावट भी बदली है, देखिएगा। तो यहां पर केवल आपको ये जानने की आवश्यकता है कि ऐसे वर्ण जो आज की दुनिया से थोड़े से अलग हों, उसी का नाम क्या है? अमानक वर्ण। जैसे मैं सीधी बात आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक हमारा ये वाला अक्षर, एक हमारा ये वाला अक्षर, ध्यान रखिएगा। एक हमारा ये वाला अक्षर, एक हमारा कुछ इस तरह का अक्षर ये वाला, ध्यान रखिएगा। एक हमारा कुछ ऐसा अक्षर ये वाला। अब देखो, ऐसे और भी अक्षर है बहुत सारे, लेकिन परीक्षा प्रश्न आएगा, निम्न में से किस विकल्प में अमानक वर्ण का प्रयोग किया गया है, या किस शब्द में अमानक का प्रयोग किया गया है। तो जिस भी शब्द में आपको थोड़ा सा वर्ण ऐसा दिखाई दे कि आजकल की दुनिया से मेल नहीं खा रहा है, आजकल की बनावट से मेल नहीं खा रहा है, आजकल की फैशन से अलग हो रहा है, उसी का नाम अमानक है। अर्थात देखो, हम ये भी कह सकते हैं यहां पर कि आज के समय पर इसकी जगह पर बेटा आपका ये वाला अक्षर यूज किया जा रहा है, इसकी जगह पर आपका ये वाला अक्षर प्रयोग किया जा रहा है, इसकी जगह पर आपका अड़ा प्रयोग किया जा रहा है, इसकी जगह पर आप इसका ऐसे प्रयोग करने लगे हैं, और इसकी जगह पर आपका अप्रयोग किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपका? ये है मानक, और ये क्या है? अमानक। ध्यान दीजिए, ये है आपका अमानक, ये क्या आपका? मानक। यानी ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, ध्यान रखिए। अशुद्ध कोई नहीं है भाई, पुरानी चीज हमारी अशुद्ध नहीं है, ध्यान रखिए, लेकिन उसकी फैशन बदल गई इस समय। तो दोनों ही शुद्ध हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी चली गई है, इसकी वैलिडिटी चल रही है। कह सकते हैं कि ये फैशन में है, ये फैशन में नहीं है आपका, ये वाला फैशन में आपका, ये वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सीधी बात मेरी समझ चुके होंगे आप प्रश्न की दृष्टि से, कि प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा मानक वर्ण है, आप आराम से बता देंगे। चलते हैं वर्णमाला के वर्णों के माध्यम से अंतिम बिंदु की तरफ, जिसका नाम है बेटा काकल्य वर्ण। देखेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जरा। चलिए, आप समस्या दूर हो चुकी है, आवाज की, आवाज आ रही होगी मेरी अच्छी तरीके से। देखिए, अंतिम पॉइंट हमारे समय आता है, जिसका नाम है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण। अब देखिएगा, काकल नाम का जो शब्द है बेटा हमारा, काकल, तो इसका मतलब होता है जीव का अग्रभाग। जीव का जो अग्रभाग है, उसी का नाम क्या है? काकल्य वर्ण। ध्यान रखिए, जीव का अग्रभाग। दूसरा इसका मतलब होता है सुंदर, जो सुंदर वर्ण है उसी का नाम काकल है। और सुंदर क्यों भैया? देखो ध्यान से, यानी जीव का अग्रभाग है, जीव के अग्रभाग से जिस वर्ण को बोला जाए उसी का नाम क्या है? काकल्य वर्ण है, जीव के अग्रभाग से। लेकिन बोलने के साथ साथ में वो आपका सुंदर भी दिखाई दे तो उसी का नाम क्या है? काकल्य है। भाई, जीव के अग्रभाग से तो बहुत सारे वर्ण बोले जाते हैं, लेकिन वो देखने में भी सुंदर लगे, अच्छा लगे, मलूक लगे, उसी का नाम क्या है? काकल्य वर्ण है। मित्र देखो ध्यान से जरा,
एक वर्ण है केवल पूरी हिंदी वर्णमाला में, इसका नाम है ह। अब काय बात का सुंदर है बताओ ये। तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि घुमावदार इसका बना हुआ है सारा चीजें वाली, हो सकता है अच्छा लग रहा हो देखने में। तो एक वर्ण केवल काकल्य आपका ह। परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछेगा निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा, आपका काकल्य वर्ण आपका ह है। तो मित्रों ये थी आपकी हिंदी वर्णमाला। कैसी लगी आपको हिंदी वर्णमाला का एक एक खंड आपने अध्ययन किया है अच्छी तरीके से, 5 खंडों का आपने इसमें अध्ययन किया है। पहले खंड में वर्णों की संख्या के बारे में जाना था जो आपको कंफ्यूजन था। दूसरे खंड में आपने वर्णों के नामकरण के बारे में जाना। तीसरे खंड में आपने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जाना। चौथे खंड में आपने वर्णों के प्रत्ययों के बारे में जाना, अघोष सघोष अल्पर्ण मापर्ण। और 5वें खंड में आपने कुछ विशेष नामों को जाना है। तो मैं समझ सकता हूं कि यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए आपकी हिंदी वर्णमाला से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता है। अब प्रश्न कैसा बनेगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन प्रश्न दिखाने की बारी आती है। तो अगली क्लास जो हमारी चलेगी आपकी क्लास में, उसमें हम आपके लिए प्रश्न सीरीज लेकर के आने वाले हैं, क्वेश्चन सीरीज लेकर के आने वाले हैं कि हमारी इस परीक्षा में प्रश्न हिंदी वर्णमाला से कैसा कैसा आएगा और पिछली परीक्षाओं में कैसा कैसा प्रश्न बन चुका है, उसको लेकर के आने वाला हूं मैं अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय शुभ संध्या, नमस्तभ्यम, नमामि नमस्तभ्यम। जय हिंद, जय भारत।